अगर फर्म कोई लॉसूट करेगा थर्ड पार्टी के खिलाफ तो फर्म को क्या होना पड़ेगा? रजिस्टर्ड। रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म मस्ट बी रजिस्टर्ड। तो पहला कंडीशन क्या हो गया? फर्म को रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। नंबर 2, ऑल द पार्टनर्स मस्ट ऑल्सो बी मेंशन्ड इन द रजिस्टर। दो कंडीशन साथ में अगर मीट हो तो जाके एक फर्म लॉसूट फाइल कर पाएगा जो टेनेबल है बाय लॉ। मेरा सवाल यह है कि एक फर्म अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या वो सू कर पाएगा? आंसर इज नो। सू करने से पहले उसको क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर करवाना पड़ेगा, तब वो जाके सू कर पाएगा। ठीक है, ये मेरा सवाल था जो कि आसान था। हाय गाइस, सो लेट अस वेलकम बैक टू सीए लॉ इजी। एंड आज का टॉपिक है रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म सीए फाउंडेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल यहाँ से सवाल आता ही है, और लगभग हर साल। एंड इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स है जो प्रैक्टिकली भी आपको जिंदगी में सीए बनने के बाद भी एनकाउंटर करना पड़ेगा। पहला फर्स्ट टॉपिक जो प्रैक्टिकली सीए बनने के बाद एनकाउंटर करना पड़ेगा वो है, इज रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी? इज रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म मैंडेटरी? ऑफ अ फर्म मैंडेटरी? द आंसर माय फ्रेंड इज नो, नॉट एट ऑल। Answer is no, a big no. It is not compulsory, it is not mandatory to register a firm. Registration का मतलब क्या है समझते हैं? Registration का मतलब है to bring on record. To bring on record. किसी को रिकॉर्ड में, पब्लिक रिकॉर्ड्स में किसी को लाना इज रजिस्ट्रेशन। जाके दुनिया भर का पब्लिक को पता चले कि ये रजिस्टर्ड है भाई, ये रजिस्टर्ड है, मतलब रजिस्टर में इसका नाम दर्ज है। और इससे क्या मिलेगा इसको? इससे यही मिलेगा कि लोगों को पता है इसका अस्तित्व है। यही है, इतना ही है इसका। इसका लीगल इम्प्लीकेशन क्या है वो अभी डिस्कस करेंगे क्लास में, बट यही है। बट क्या ये रजिस्ट्रेशन एकदम मतलब मैंडेटरी या कंपलसरी है फर्म्स के लिए? द आंसर इज नो। यानी कि फर्म्स कुड बी ईदर रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड फर्म्स भी होते हैं और वो भी इंडिया में पॉसिबल है। इनफैक्ट ज्यादातर पार्टनरशिप फर्म्स अगर देखोगे अनरजिस्टर्ड ही है। तो सर रजिस्टर क्यों करवाए? तो रजिस्टर करवाने का कुछ कुछ फायदा है, वो फायदा आगे जाके थोड़ा डिस्कस करूंगा। बट उसके पहले मैं बताऊं, आप सीए हो, आपका दोस्त आया आपके पास और आपको पूछा कि मेरे को फर्म बनाना है, और आप बोले हाँ बना ले, और वो बोलेगा तो तू रजिस्टर करा देगा? तुम बोलोगे हाँ मैं करा दूंगा। और बट तुम सीए होने के बाद अगर करवा दूंगा जस्ट बोलोगे तो नहीं चलेगा। तुमको जानना पड़ेगा कि रजिस्ट्रेशन वो क्यों करना चाहता है, और रजिस्ट्रेशन ना करने से क्या होगा उसका वो भी तुमको जानना है, और रजिस्ट्रेशन करने से भी क्या होगा वो भी तुमको उसको कहना है। यानी कि तुमको प्रोफेशनली गाइड करना है उसको। और यही नॉलेज, आज का क्लास का जो नॉलेज है वो मिलने के बाद ही तुम उसको गाइड कर पाओगे। सर रजिस्ट्रेशन कैसे करता है ये पहले बता दीजिए, फिर बताइए रजिस्ट्रेशन करने से क्या होता है, ना करने से क्या होता है। हाँ, रजिस्ट्रेशन करने का एक ही तरीका है, बहुत इजी उपाय है कि इंडिया में एक रजिस्टर मेंटेन होता है, रजिस्टर ऑफ फर्म्स, जिसको क्या बोला जाता है? रजिस्टर ऑफ फर्म्स। हर एक स्टेट में अलग अलग है, हर एक स्टेट में अपना खुद का रजिस्टर ऑफ फर्म्स है। जैसे रजिस्टर ऑफ कंपनीज हुआ तो वैसे रजिस्टर ऑफ फर्म्स है, इसको मेंटेन करने वाला आदमी को बोला जाता है रजिस्ट्रार। क्या बोला जाता है? रजिस्ट्रार। ठीक है ना? बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता में, सॉल्ट लेक में इसका ऑफिस है। ठीक है, अच्छा। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास तुमको जाना है रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास आपको जाना है रजिस्ट्रेशन के लिए। और ये कैसे, तुमको क्या लेके ये रजिस्टर करेगा? तीन चीज, एक एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म जिसको फॉर्म ST1 कहते हैं हम लोग, एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी ड्यूली साइंड एंड
अटेस्टेड बाय ऑल द पार्टनर्स, सारा पार्टनर्स को ड्यूली साइन करना पड़ेगा एंड ड्यूली फिलअप करना पड़ेगा। फिर उसके साथ तुमको लेना पड़ेगा पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या हो गया? पार्टनरशिप डीड इज अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग। इन राइटिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। ठीक है, सो पार्टनरशिप डीड लेके जाना पड़ेगा, पीडी। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म, पीडी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज दुनिया में क्या है? पैसा। सर ये सिखा रहे हो आप क्लास में? हाँ, अभी दुनिया में वही चलता है, इंडिया में तो वही चल रहा है। ओके, अब देखो, पैसा यानी कि फीस। तो 3 चीज लेके आपको जाना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास। एक है फाइलिंग फीस, एक है एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली साइंड, और एक है पार्टनरशिप डीड। और पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड इज द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग। अब अगला सवाल खड़ा हो जाता है जो एग्जाम में भी आया हुआ है, वो है व्हाट इज अ पार्टनरशिप डीड? व्हाट इज अ पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। और दूसरा सवाल इसके साथ जो पॉपुलर चॉइस क्वेश्चन है, जो हर बार आ रहा है, हर ऑल्टरनेटिव आ रहा है, व्हाट इज द पार्टनरशिप डीड एंड व्हाट आर इट्स कंटेंट्स? व्हाट आर इट्स कंटेंट्स, यानी कि उसके अंदर क्या है, क्या लिखते हो पार्टनरशिप डीड के अंदर? ऑफ कोर्स ये तो तुम खुद ना पढ़ के भी कुछ चीज बनाने वाला हो सकता है थ्योरी में। ये वैसा टॉपिक है, तुम इमेजिन करो, बना लोगे। इमेजिन करो कि नाम रहेगा, नेम ऑफ फर्म, नेम ऑफ पार्टनर्स, नेचर ऑफ बिजनेस, ऑफिस एड्रेस, है ना, पार्टनर्स एड्रेस, है ना, और क्या रहेगा बोलो? पार्टनर्स केवाईसी, पार्टनर्स कैपिटल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ते हो ना, सब में पार्टनरशिप वाला सब में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर मेंशन नहीं है तो इक्वली डिवाइड करते हो पार्टनरशिप एक्ट से बोरो करके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पार्टनर्स रेमुनरेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। देखो, ना पढ़ के मैं बना दिया और यही सब लिखा रहता है पार्टनरशिप डीड में। सिंपल चीज यही है। तो 2 और सवाल, 3 सवाल अभी रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स में आप सीखे। इज रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी? द आंसर इज नो, इट इज ऑप्शनल, बट कराना चाहिए। एज अ सीए आपका आंसर होगा कराना चाहिए। क्यों कराना चाहिए मैं वो बोलूंगा। दूसरा, रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है? मैं बोल दिया, रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली साइंड बाय ऑल पार्टनर्स विद द पार्टनरशिप डीड एंड फीस फॉर रजिस्ट्रेशन साथ में देना पड़ता है। फिर रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स रजिस्टर ऑफ फर्म्स में फर्म का नाम दर्ज करता है और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देता है फर्म को। ठीक है ना? अच्छा सर, और पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड मैं बोला इस पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग। और पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग में क्या क्या लिखा रहता है? नाम ऑफ द फर्म, नाम ऑफ द पार्टनर्स, नेचर ऑफ बिजनेस, ऑफिस एड्रेस, पार्टनर्स एड्रेस, केवाईसी, पार्टनर्स कैपिटल कितना होगा, पीएसआर कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या होगा, पार्टनर्स रेमुनरेशन क्या होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। द लिस्ट कैन गो ऑन, आप बट खुद से बना लो। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप बता रहे थे और एग्जाम में आया हुआ और 2 टॉपिक, रजिस्ट्रेशन इतना इंपॉर्टेंट है आप बता दिए। 2 टॉपिक और ऐसा है कि पहला टॉपिक, व्हाई इज रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट? ये ऐसे तो सवाल नहीं आता है, सवाल क्या आता है वही लिखिए ना सर। हाँ वही लिखता हूं, सुविधा होगा। जल्दी से देखो, सवाल कुछ ऐसा आता है कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्टरिंग अ फर्म, यानी कि फर्म को क्या भुगतना पड़ेगा? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। मैं बता दूं, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन कुछ ऐसा है। नंबर 1, फर्म cannot
सू एनी थर्ड पार्टी। कोई भी तीसरा व्यक्ति को फर्म सू नहीं कर पाएगा अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है। सर ये तो एक बहुत बड़ा 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 रिस्क हो जाएगा। हाँ, इसीलिए तो मैं बोला सीए बनने के बाद अगर कोई पूछा कि रजिस्ट्रेशन करवाना है कि नहीं, तुम बोलोगे देखिए करवाना मैंडेटरी तो है नहीं, फीस बच जाएगा आपका, बट करवा लीजिए। क्यों करवा लीजिए? क्योंकि ये पहला कॉन्सिक्वेंस आप भुगतने वाले हो। अगर आप अनरजिस्टर्ड रहोगे तो आप किसी के ऊपर केस फाइल नहीं कर पाओगे एज अ फर्म। क्लियर है? ओके। नंबर टू इज firm cannot sue partners। firm cannot sue partners। एज अ फर्म आप पार्टनर्स को सू नहीं कर पाओगे अनरजिस्टर्ड हो तो। नंबर थ्री हो जाएगा कि cannot set off claims in excess of ₹100। 100 के ऊपर कोई भी क्लेम, वर्चुअली कोई भी क्लेम, 100 का नीचे का क्लेम सेट ऑफ करके क्या कर लोगे? ठीक है। सर क्लेम सेट ऑफ का मतलब पहले समझाइए। क्लेम सेट ऑफ का मतलब हो गया मेरा फर्म को आपसे मिलता है 5 लाख रुपया और आपको मेरे से मिलता है 7 लाख रुपया। तो मैं क्या करूंगा? मैं बोलूंगा आप 2 लाख रुपया लीजिए, 5 लाख मैं सेट ऑफ कर लेता हूँ, आपसे मेरे को मिलता है। ये सेट ऑफ मैं नहीं कर पाऊंगा अगर मेरा फर्म रजिस्टर्ड नहीं है। तो मेरे को पूरा 7 लाख देना पड़ेगा क्योंकि मैं आप मेरे पे सू कर दोगे, और मैं आपको 5 लाख के लिए सू भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि पॉइंट नंबर 1 देखिए, एंड नंबर 3 बोल रहा है कि मैं ये सेट ऑफ भी नहीं कर पाऊंगा। तो मुश्किल अगर फर्म रजिस्टर्ड ना हो। सो आइए थोड़ा सा किताब में आते हैं। किताब में आके देखते हैं क्या क्या किताबी भाषा क्या बोल रहा है और क्या क्या ये टॉपिक मैं जो बोला समझते हैं। देखो, मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, ये 2 टॉपिक आज कर रहा हूँ। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन सेक्शन 58 ने कह दिया, मैं समझा दिया रजिस्ट्रेशन करने से क्या होगा ये भी बोल दिया, और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन सेक्शन 69 जिसको कहते हैं वो अभी पढ़ा रहा हूँ। देखो, नो सूट इन अ सिविल कोर्ट बाय फर्म और अदर को पार्टनर्स अगेंस्ट थर्ड पार्टी, कोई भी थर्ड पार्टी के खिलाफ सू नहीं कर पाएगा। नो रिलीफ टू पार्टनर्स फॉर सेट ऑफ क्लेम 100 रुपया से ज्यादा। ठीक है। एग्रीव पार्टनर कैन नॉट ब्रिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट अदर पार्टनर्स और फर्म। ठीक है। अच्छा, तो चौथा पॉइंट पहला पॉइंट का ही भाई है, फर्म थर्ड पार्टी को सू नहीं कर पाएगा बट थर्ड पार्टी फर्म को सू कर पाएगा। सर ये तो ना इंसाफी हो गया। हाँ, इसीलिए रजिस्टर करवा लो, थर्ड पार्टी कैन सू फर्म। मतलब आप केस कर नहीं पाओगे बट आप केस खा सकते हो। ठीक है। ओके, तो सर यही 4 कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन है। हाँ, एक्सेप्शंस समझना। एक्सेप्शंस हो गया कि थर्ड पार्टी सू कर सकता है फर्म को। हाँ, पार्टनर्स सू कर सकता है, फर्म को सू नहीं कर पाएगा अनरजिस्टर्ड फर्म को। बट अगर पार्टनर्स चाहे तो डिसोल्यूशन के लिए कोर्ट में केस ले जा सकता है। तीसरा चीज जो अफेक्ट नहीं होता है, रजिस्टर्ड हो चाहे ना हो, वो है ऑफिशियल असाइनी या ऑफिशियल रिसीवर, जिसको कोर्ट अपॉइंट करता है। जब एक फर्म इंसॉल्वेंट का करार दिया जाएगा एक फर्म को, तो तब ऑफिशियल असाइनी और रिसीवर प्रॉपर्टी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर को ले सकता है, प्रॉपर्टी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर का ले सकता है। ये पावर फर्म चाहे रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, ये ऑफिशियल रिसीवर का पावर है। एंड चौथा जो एक्चुअली कोई एक्सेप्शन नहीं है, 100 रुपया का नीचे वाला क्लेम आप सेट ऑफ कर पाओगे, क्या एडवांटेज मिलेगा। ठीक है ना। अभी एक बहुत अच्छा केस स्टडी से आज का क्लास समाप्त होगा। एक केस स्टडी है जो प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन भी है और बहुत अच्छा केस स्टडी है। ठीक है ना। मैं बता दूं पहले एक सेक्शन के बारे में, ये सेक्शन 69 है। सेक्शन 69 बोलता है ट्विन कंडीशंस
twin conditions to file a lawsuit by a firm. पहला कंडीशन, अगर फर्म कोई लॉसूट करेगा थर्ड पार्टी के खिलाफ तो फर्म को क्या होना पड़ेगा? रजिस्टर्ड. रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म मस्ट बी रजिस्टर्ड. तो पहला कंडीशन क्या हो गया? फर्म को रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, है ना? फर्स्ट कंडीशन इज फर्म मस्ट बी registered. Number 2, all the partners must also be mentioned in the register. ठीक है, दो कंडीशन साथ में अगर मीट हो तो जाके एक फर्म लॉसूट फाइल कर पाएगा जो टेनेबल है बाय लॉ. मेरा सवाल यह है कि एक फर्म अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या वो सू कर पाएगा? आंसर इज नो. सू करने से पहले उसको क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर करवाना पड़ेगा, तब वो जाके सू कर पाएगा. ठीक है, ये मेरा सवाल था जो कि आसान था. अभी मैं एग्जाम में पूछा गया एक सवाल पूछने वाला हूं जो कि ये है कि ए एंड कंपनी इज रजिस्टर्ड एज अ पार्टनरशिप फर्म इन 2017 विथ ए बी एंड सी एस पार्टनर्स. तो रजिस्टर्ड है और 3 पार्टनर है ए बी एंड सी. अब बोला 2018 में 17 में रजिस्टर्ड हुआ, 18 में ए मर गया एंड 2019 में बी एंड सी एक्स को यानी कि थर्ड पार्टी को सू किया इन द नेम ऑफ द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ ए एंड कंपनी. ए एंड कंपनी का नाम पे 2019 में ए मर जाने के बाद एक्स को सू किया, थर्ड पार्टी को सू किया फर्म का नाम से बाकी पार्टनर्स बी एंड सी. फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि सूट मेंटेनेबल है कि नहीं? द आंसर शुड बी यस. द आंसर शुड बी यस, क्योंकि दो कंडीशन क्या है सूट को मेंटेन करने के लिए, सूट को वैलिड होने के लिए, लीगल सूट को वैलिड होने के लिए दो कंडीशन है. फर्म मस्ट बी रजिस्टर्ड, फर्म मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड फर्म का सारा पार्टनर्स को भी रजिस्टर होना पड़ेगा एज ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ लॉसूट. तो फैक्ट्स को समझते हैं इस केस स्टडी का. एक फर्म को रजिस्टर किया गया है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, फर्म का नाम है ए एंड कंपनी. ए एंड कंपनी को रजिस्टर किया गया है 2017 में रजिस्टर है. ठीक है, और ये फर्म में 2018 में ए मर गया, ए डाइज. अब देखो फर्म में ऑफ कोर्स एग्रीमेंट में लिखा होगा ए मरने के बाद भी बी एंड सी बिजनेस कर रहे हैं. हाँ, बी एंड सी सूज 2019 में बी एंड सी मिल के सू किया एक्स को सूज हुम एक्स इन द नेम ऑफ ए एंड कंपनी, इन द नेम ऑफ ए एंड कंपनी. अब मेरे को बताओ क्या ये सूट मेंटेनेबल है? आंसर इज यस, क्योंकि फर्म मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड ए बी एंड सी मस्ट बी रजिस्टर्ड. अब तुम पूछोगे रजिस्टर्ड में तो ए का भी नाम है, ए तो है नहीं, क्या फर्क पड़ता है? ए तो मर गया, मरने का कोई पब्लिक नोटिस भी नहीं चाहिए. क्लियर है? क्लियर है? आंसर यस है. अब इसी सवाल को थोड़ा सा ट्विक करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, स्लाइड चेंज करते हैं. इस सवाल को स्लाइड चेंज करके मैं बोलता हूं कि ये इस बीच ये जो 2018 में ए मर गया और बी और सी मिलके एक्स को सू किया, इसके बीच में डी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर. डी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर ए के बदले, और बी सी एंड डी मिलके सू करता है एक्स को. नाउ इज द सूट मेंटेनेबल? आंसर दे पाओगे तो चैट में लिखो. आंसर इज नो. अगर डी का एडमिशन तुम रजिस्टर को बता दिए सू करने से पहले, देन द लॉसूट इज मेंटेनेबल. अगर डी का एडमिशन का बात रजिस्टर को नहीं बताए तो फिर सूट इज नॉट मेंटेनेबल, बिकॉज ट्विन कंडीशंस टू फाइल अ valid lawsuit by a firm is firm must be registered and all the partners must be registered. क्लियर है? इसके साथ आज का क्लास खत्म होता है. मिलते हैं अगला सेशन में विथ CA लॉ.